हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, यानी उसमें जो आवेश है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस समीकरण को प्रूव करते हैं। फाई ई बराबर q/ε0 को यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं और इस पृष्ठ पर हम एक बिंदु है जहाँ पर हम प्लस q आवेश ले लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु के कारण ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, जिससे हमारा जो ये समीकरण है ये हमारा सिद्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओ बिंदु मान लेते हैं, ओ बिंदु पर प्लस q आवेश रख देते हैं, ठीक है। तो इस आवेश के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा P, इस आवेश के कारण यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र में P बिंदु पर हमें इसकी तीव्रता निकालनी है, ठीक है। P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ से और इस पूरे पृष्ठ को हम A मान लेते हैं, और जहाँ की ये पूरा पृष्ठ है ये लघु पृष्ठ है, तो इसे हम DA मान लेते हैं, ठीक है। ये लघु पृष्ठ है इसलिए हम इसे DA मान लेते हैं। एंड यहाँ से जो गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र है उसे हम E मानते हैं, ठीक है। यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र E है। तो इन दोनों के जो बीच में कोण बनेगा उसे हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे हम d ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर जो प्लस q आवेश है उस आवेश के कारण P बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं कि प्लस q बिंदु आवेश के कारण, प्लस q बिंदु आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की, ठीक है। तो E = 1/4πε0, ठीक है, 4πε0 इंटू q/r², ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो DA है, जो लघु क्षेत्रफल है यहाँ DA, वहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, DA से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसे हम, जो कि है वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई, वैद्युत फ्लक्स हम इसे d फाई ई मानते हैं, ठीक है। जो यहाँ DA से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसे हम d फाई ई, और तब DA द्वारा बिंदु O पर, DA द्वारा बिंदु O पर, ठीक है, बिंदु O पर जो आंतरिक बिंदु O पर जो आंतरिक घन कोण है, जो घन कोण है उसे हम, जो d ओमेगा है, घन कोण जो d ओमेगा है उसी को हम d ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटे r², ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। और इसे दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। तो लिखते हैं DA से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, DA से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, ठीक, जो DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, जो कि ये DA है, हमने पहले ऊपर लाइन में लिखा हुआ है कि जो DA है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, d फाई ई है, ठीक है। तो DA से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसे हम यहाँ पर अब देखते हैं, समझते हैं कि जो यहाँ पर जो DA है, जो ये क्षेत्र है DA है, वो एक प्रकार का जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र है यहाँ से जो d फाई ई है ये वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये d फाई ई = EDA, ठीक है। तो यदि हम एक यहाँ पर सूत्र देखते हैं कि जो AB
बराबर ए बी कॉस थीटा। आपने मैथ में पढ़ा होगा, 10th में भी इसे पढ़ा होगा आपने, जो ए बी बराबर बी ए बी कॉस थीटा होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो ए बी है, सॉरी डी लिख गया था, यहाँ पर ए बी है, ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस सूत्र को हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, जो ई का मान है, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ई का मान है, जो ऊपर ई का मान लिखा हुआ है, उसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसे डी फाई ई स्क्वायर ई डी ए इसे कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, ये हमारा पहला जो समीकरण। अब जो ई का मान है उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमने पहले ही ई का मान रखा हुआ है और इसे आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, ये लिखते हैं हम यहाँ पर ई के स्थान पर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम सूत्र यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, और इसके बाद हम यहाँ पर पूरा सेम टू सेम डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब डी ए कॉस थीटा हम लिख देंगे। इसके बाद लिखते हैं हम कि समाकलन करने पर, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि समाकलन करने पर अब हमें जो ऊपर समीकरण दिया हुआ है उसका हम समाकलन तो पता ही होगा कि, और ये भी पता होगा कि मैथ में जो कुछ भी करते हैं तो हमें दोनों साइड ही करना पड़ता है, राइट साइड भी करना पड़ता है, वही चीज़ लेफ्ट साइड भी करनी पड़ती है, दोनों साइड हमें समान करना पड़ता है। तो अगर हम इस क्यू को इस 1 के यहाँ पर रख दें तो कोई समस्या तो नहीं हो सकती ना। तो चलिए रख देते हैं, तो क्यू रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे रखते हैं डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम डी ए कॉस थीटा रख देते हैं और बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो समाकलन है वो हट जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर समाकलन रहेगा, लेकिन हम इंटीग्रेशन से इसे q बटे 4 पाई को हम बाहर ले आए। ठीक है, q बटे 4 पाई को हम इसे समाकलन से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और इसे डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को इसी पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर के स्थान पर हम इसे डी ओमेगा को रखेंगे। ठीक है, जो कि फाई ई इक्वल क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है इसे वैसे के वैसे रख देते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पे डी ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बता दें कि डी ओमेगा जो होता है, डी ओमेगा के स्थान पर हम 4 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे डी ओमेगा के स्थान पर 4 पाई लिख देंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं, तो आगे लिखते हैं हम कि फाई ई इक्वल क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 पाई, जिसे हम 4 पाई से 4 पाई को हम कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर जो आता है फाई ई इक्वल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो चुका है, इसीलिए हमारा ये आ चुका है। अब है हमारा ये प्रूफ हो चुका है। ठीक।